अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपने कोर्स की जाने बढ़ते हैं। गुज़िश्ता क्लास में मैंने आपको जिस तरीके से ये पेज ओपन करवाया था और मैंने लिखवाया था आपसे कि H2 में आई हैव मॉडिफाइड दिस हेडिंग एज यू कैन सी। उसके बाद देखिए स्टार बना हुआ है, कंट्रोल एस दबाएंगे तो स्टार ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सेव्ड स्टाइल में चल रहे हैं, ठीक है ना। बाय द वे, जैसे कि मैंने आपको गुज़िश्ता क्लास में बताया था कि पूरा प्रोजेक्ट आपके पास ओपन हो जाता है इस तरीके से। अब आपके पास दो तीन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि जब हमने डिबग पे क्लिक किया था या गूगल क्रोम पे क्लिक किया था तो डिबगिंग शुरू हो गई थी और हमें आउटपुट एक मिल गया था। और उसके बाद सिंपली हमारे पास ब्राउज़र में वेबसाइट खुल गई थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब आपकी डिबगिंग हो रही थी और आउटपुट आपको मिल रही थी तो उसके साथ साथ एक सर्वर भी चला था। ये रहा ISS एक्सप्रेस का सर्वर। ये सर्वर भी साथ लॉन्च हुआ था और इस सर्वर को जब आप ओपन करके देखते हैं तो आप देखते हैं व्यू साइट्स में वेबसाइट 7 खुली हुई है, यानी कि वेबसाइट 7 इस वक्त देखी जा रही है और ये एक्टिव है, देखे जाने के काबिल है, ठीक है ना। अब अगर आप अपने कंप्यूटर में जाते हैं, अपने ब्राउज़र में, तो जैसे कि मैं जाता हूँ, देखता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है लोकल होस्ट और 59346। मैं क्लिक करता हूँ अबाउट के ऊपर तो अबाउट का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है ना। यूज़ दिस एरिया टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये जो भी है। फिर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट का पेज, या लॉगिन में या रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर या लॉगिन का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये मेरे पास जो IIS एक्सप्रेस है इस पर मैं क्लिक करता हूँ राइट, और वेबसाइट लिखा हुआ वेबसाइट 7 मैं करता हूँ स्टॉप साइट मैंने कर दिया। और अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे अब उसके बाद अब ख़त्म हो गया, ठीक है ना। दिस वेब पेज इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि सर्वर ने इस वेबसाइट को चलाया था, सर्वर आपने बंद कर दिया, अब ये वेबसाइट आपकी नहीं डिस्प्ले दे रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे देखिए वो दोबारा गूगल क्रोम लिखा हुआ आ गया, क्योंकि वो ख़त्म, ये आउटपुट आपको मिल चुकी है कि जी, ये देखिए आपको पूरी आउटपुट मिल गई है कि कैंसिल कर दिया गया है, एक्साइड हो चुका है आपका सर्वर। ये देखिए IIS express.exe हैज़ एक्साइडेड विद कोड, ये कोड नंबर आगे उन्होंने दे दिया। बाय द वे, हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। दरअसल हमारे पास ये है कि हमारी वेबसाइट जो है अब स्टॉप हो चुकी है, अब सर्वर पर नहीं चलेगी जब तक हम दोबारा प्ले पे क्लिक करेंगे, यानी गूगल क्रोम पे दोबारा क्लिक नहीं करेंगे और हमारा सर्वर दोबारा से लॉन्च नहीं होगा, तब तक अब हमारी वेबसाइट डिस्प्ले में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो बाय द वे, समझाने का मकसद ये था, जब आप जो गूगल क्रोम पे क्लिक करते हैं या किसी भी ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं आता है, बल्कि साथ साथ सर्वर भी लॉन्च होता है ऑटोमेटिकली। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन आपका सर्वर लॉन्च होता है। और सर्वर को आप अगर सर्वर से किसी वेबसाइट को बंद कर सकते हैं तो फिर बंद कर दें, उसके बाद फिर वेबसाइट का विजिट आपको नहीं हो सकता, आप उस वेबसाइट में नहीं जा सकते बाई ब्राउज़र, ठीक है। सो बाय द वे, कुछ चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी हैं वो ये है कि ये जो साथ में आप एक हियरार्की देख रहे हैं आप, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में वेबसाइट 7 लिखा हुआ है, अकाउंट है, ऐप डेटा है, बिन है, कंटेंट है, इमेजेस एंड स्क्रिप्ट्स है और मुख्तलिफ पेजेस आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट, कॉन्टैक्ट, और ये तो पेजेस आपको पता है, इस पर आप जब देखते हैं तो आप क्लिक करते हैं आपको मिल जाता है। ये कॉन्टैक्ट का पेज है, फ़ोन, सिंपल, मतलब ये सिंपल पेजेस है ना, ठीक है। लेकिन स्क्रिप्ट्स है, इमेजेस है, ये फोल्डर्स हैं, इनका क्या काम है, बहुत सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिकली तो क्रिएटेड हो चुके हैं। लेकिन इमेजेस का जो फोल्डर है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, अकाउंट का जो फोल्डर है इसके अंदर दरअसल वो पेजेस पड़े हुए हैं, यानी मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, देखिए वो पेजेस हैं जिसमें पासवर्ड रीसेट, register.html दरअसल लॉगिन बनाने के हवाले से या फिर रजिस्ट्रेशन बनाने के हवाले से जो पेजेस रखे गए हैं वो अकाउंट के फोल्डर में रखे गए हैं। फिर ऐप डेटा का फोल्डर दरअसल क्या होता है, इसके अंदर डेटाबेसेस होते हैं और उसके अलावा ऐप डेटा के अंदर, और उसके अलावा जो डेटा होता है जो कि आपने डेटाबेस में स्टोर किया होता है या डेटाबेस की फाइल्स वो ऐप डेटा के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है ना, ये SDF। बाय द वे, उसके बाद बिन क्या होता है, ये दरअसल DLL फाइल्स का मजमुआ होता है, इंशाल्लाह ताला इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद कंटेंट इन्होंने क्यों बनाया है, कंटेंट का जो फोल्डर है ये इसलिए बना है, इसके अंदर आपके पास साइट का मुकम्मल CSS पड़ा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नजर आएगा, देखिए पूरा CSS आपको वेबसाइट का मिल गया, बॉडी है, A टैग है, उसके अलावा मुकम्मल जो CSS है वो उन्होंने कंटेंट के अंदर सेव किया है। फिर थीम्स क्या है, थीम्स के अंदर मतलब मुख्तलिफ jQuery अगर आप इस्तेमाल करें तो देखिए उसकी आपको पूरी थीम मिल जाती है, मुख्तलिफ पूरी CSS मिल जाती है। दरअसल कंटेंट के फोल्डर में सिंपली आप ये कह सकते हैं कि CSS सेव होती है, ठीक है। और इमेजेस के फोल्डर में आप इमेजिन कर सकते हैं कि तमाम आपकी वेबसाइट की इमेजेस होती हैं वो इमेजेस फोल्डर में सेव होती हैं। साथ साथ स्क्रिप्ट के अंदर क्या हो सकता है, JS स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट या फिर दीगर स्क्रिप्ट जो आप बनाते हैं वो तमाम के तमाम आप
ASP.NET में स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में सेव करते हैं, ठीक है ना। ये प्रीफर्ड सेटिंग है, आप अपनी मर्जी से नए फोल्डर्स बना सकते हैं, जैसे सिंपली आपको वेबसाइट में अलाउंस होती है, उसके बाद नीचे आपकी मुकम्मल वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो आ जाते हैं। अब अगर बात की जाए, ये टेस्ट तो एक डमी है जो मुझसे गलती से बन गई, समझे। अब अगर बात की जाए ऐप स्टार्ट की, तो ऐप स्टार्ट क्या होता है? ऐप स्टार्ट यूँ बनाया जाता है कि आप देख रहे हैं कि इसके शुरू में एक इन्होंने अंडरस्कोर दिया हुआ है, तो इसकी वजह से ये बराह रास्त ब्राउज़र पे ओपन नहीं हो सकती, ठीक है ना। यानी ऐसी फाइल जिसके शुरू में अंडरस्कोर दिया गया है वो बराह रास्त ब्राउज़र पे ओपन नहीं हो सकती। लेकिन ऐप स्टार्ट दरअसल इसका फ़ायदा ये है कि जब भी अगर आप सर्वर लॉन्च करते हैं और कोई वेबसाइट को लॉन्च करते हैं, तो वेबसाइट में सबसे पहले सर्वर जो रीड करता है वो default.html से भी पहले ऐप स्टार्ट को रीड करता है। लेकिन ऐप स्टार्ट को छोड़ के डिस्प्ले नहीं कराया जा सकता। ऐप स्टार्ट के अंदर दरअसल अगर आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन या कोई ऐसी इनपुट डेटा आपने सेंड करना है, ठीक है ना, खासतौर पर इनपुट डेटा की अगर हम बात करें, कोई आपने इनपुट डेटा या आउटपुट डेटा आपने को सेंड करना है ब्राउज़र को या यूज़र के कंप्यूटर में या ETC, तो आप ऐप स्टार्ट में देते हैं क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट होता है। फिर साइट लेआउट दरअसल इन्होंने बनाया, ये इसलिए बनाया कि पूरी वेबसाइट को इन्होंने साइट लेआउट में बनाकर कलेक्ट कर दिया है और उसके बाद उसे जगह जगह इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। मुकम्मल साइट का हेडर फूटर यहाँ पर मौजूद है, फिर हमने दीगर पेजेस में इसको इस्तेमाल किया है, खाली इसको कॉल किया है। जैसे हमने अगर आप PHP पे आप काम करें तो इंक्लूड का फंक्शन कहलाता है, और सिंपली HTML में iframe का फंक्शन कहलाता है, iframe का टैग कहलाता है। अबाउट अस पेज आपको पता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट का पेज कॉन्टैक्ट होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, और फेविकॉन जो होता है दरअसल आपका फेविकॉन यानी वो जो आप आइकन लगाते हैं वो पर होता है। फिर ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। लेकिन एक अहम बात ये है कि इन तमाम जो फोल्डर्स हमारे पास खास तौर पर मौजूद है, इनका ये अकाउंट तो लिखा हुआ है लेकिन इनका फिजिकल एड्रेस अकाउंट नहीं है, ठीक है ना। फिजिकल एड्रेस इनका कंप्लीट होगा। जैसे अगर आप अकाउंट पर क्लिक करें तो आप देखिए फुल पैथ लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिखा हुआ है सी शाजिब कमाल डॉक्यूमेंट्स विजुअल स्टूडियो वेबसाइट्स, फिर वेबसाइट 7, उसके बाद फिर अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह अगर ऐप डाटा पे आप जाते हैं, आप इधर माउस लेके जाते हैं तो मुकम्मल वेबसाइट 7 और फिर ऐप डेटा, ठीक है ना। इसी तरीके से मुख्तलिफ फाइल्स पे अगर आप जाते हैं तो आपको उनका लिंक मिलता है। तो फिजिकली इनका एड्रेस बड़ा लेंदी होता है। बाय द वे, आप ये तो आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को इस्तेमाल करते हुए हिराकी व्यूज़ के ज़रिए आप जान सकते हैं कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट में जो डेटा सेव है, जो स्पेशली जो हमने टेम्पलेट लिए इसका डेटा किस तरीके से सेव है। हम इसी स्ट्रक्चर पे काम करेंगे जो हमारे लिए नीडेड है, जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट फिलहाल ज़रूरी नहीं है, इमेजेस हमारे लिए ज़रूरी है, कंटेंट भी हम ज़रूरी समझ सकते हैं, अकाउंट हमारे लिए फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। हम एक एम्प्टी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये वैसे डिबगिंग इसकी बंद है। हम फाइल पे जाते हैं और फाइल पे जाने के बाद न्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। न्यू वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद मैं ASP.NET पे क्लिक करता हूँ, एम्प्टी वेबसाइट, ठीक है ना। हम रेजर 3 का वर्जन 3 का इस्तेमाल करेंगे या 2 का, वो बात की चीज़ है, लेकिन बहरहाल हम आसानी से कर सकते हैं। हम खाली टेम्पलेट ले रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं वेबसाइट लोकेशन, यहाँ से आप लोकेशन डिक्लेयर करते हैं वेबसाइट की क्या है। फिलहाल जो इसकी ओरिजिनल लोकेशन है यानी डॉक्यूमेंट्स और विजुअल स्टूडियो 2013, और फिर वेबसाइट्स ही मैं रहने देता हूँ, और उसके बाद वेबसाइट 9 जो लास्ट में लिखा था इसको मैं चेंज कर दूंगा। इसको चेंज करके जो भी मैं नाम डालूंगा वो हमारी वेबसाइट का या हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। इधर मैं जैसे लिखता हूँ कि ऑनलाइन उस्ताद मैंने लिख दिया, ठीक है ना, और मैंने ओके कर दिया। अब देखिएगा ये मुझसे पूछ रहा है कि जी ऑलरेडी ये खुली हुई फाइल, मैं कहता हूँ नो। कह रहा है कि जो क्लोज हो जाएगा, लेकिन कुछ चेंजेस जो आपने किए थे वो आपको चाहिए, मैं कह रहा हूँ नो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। सेव मुझे कुछ नहीं करना ओल्ड डेटा में। ये मेरे पास देखिए ऑनलाइन उस्ताद के नाम से मेरे पास फाइल आ गई है खाली। अब इसमें अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे इमेजेस का फोल्डर तो आप राइट क्लिक करते हैं, ठीक है ना। राइट क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ऑप्शन आता है ऐड का, आप ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको मिलता है न्यू फोल्डर, ऐड न्यू आइटम, ऐड ASP.NET फोल्डर ETC। देखें जो इसके स्पेसिफिक फोल्डर से ASP.NET के वो इन्होंने इधर गिवन कर दिए। अगर आप ऐसे फोल्डर्स को ऐड करना चाहते हैं, वर्चुअल डायरेक्टरी इस पर फिर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। हमने न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। न्यू फोल्डर पे क्लिक किया आपने फिलहाल जो आपको नीड है, आपने इमेजेस के नाम से आपने एक फ़ोल्डर बना लिया। उसके बाद आपने दोबारा ऐड पे क्लिक किया और अब की दफ़ा आपने अगर आप चाहें तो एक और फोल्डर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आपने शेयर्ड के नाम से बना लिया, HARED। शेयर्ड के अंदर आप वो तमाम फाइलें जो कि आपने मतलब जैसे कि CSS फाइल हो गई, मिसाल के तौर पर CSS फाइल्स हो गई आपके पास, या फिर JS फाइल्स हो गई, मैं इनको एक जगह डाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि मैं इसको रखूँ कंटेंट के अंदर ही रखूँ या फिर स्क्रिप्ट के अंदर रखूँ। मैं शेयर्ड आइटम मैंने बना दिया, इसके अंदर मैं डाल सकता हूँ। लेकिन जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि देखिए इमेजेस के अंदर ये फोल्डर क्रिएट हो गया है, इसे बाहर निकालना होगा। ऑनलाइन उस्ताद पे मैंने रखा, मतलब ये देखें
मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने इमेजेस पे क्लिक किया, ये इमेजेस के अंदर चला गया। मैंने इस पे दोबारा क्लिक किया, मैंने इसको उठा के ऑनलाइन उस्ताद पे क्लिक किया तो ये ऑनलाइन उस्ताद में डायरेक्टली आ गया, ठीक है ना। 2 फोल्डर्स आ गए, इमेजेस का और शेयर्ड का फोल्डर आ गया। अब तीसरा मैं ऐड करूँगा, मुझे मेरे ख्याल में और मज़ीद किसी फोल्डर की ज़रूरत नहीं, मैं फाइल ऐड करूँगा। मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ वेज टू क्रिएट अ पेज, ठीक है ना। एमपीटी पेज, कंटेंट पेज, उसके अलावा एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल पेज तो आपको पता ही है, ये स्टाइल शीट या फिर जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट का भी पेज क्रिएट कर सकते हैं। आप नीचे देखेंगे आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही होगी javascript.js। अगर आप HTML पे क्लिक करते हैं तो HTML पेज.html, हेल्पर पे अगर आप क्लिक करते हैं CHTML, इसी तरीके से एमपीटी पेज या फिर कंटेंट पेज पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है ना। एमपीटी पेज और कंटेंट पेज या फिर लेआउट पेज की अगर हम बात करें तो चूँकि हम टेम्पलेट के एरिया में है तो यहाँ से अगर आप कोई भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो उसमें दरअसल बनाया स्टाइल मौजूद होगा। अगर आप कंटेंट पेज पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज मौजूद होगा जिसमें कंटेंट एक बुनियाद मतलब एक बेस बनी हुई होगी। लेआउट पेज पे क्लिक करेंगे तो तमाम पेजेस को कनेक्ट करने के लिए एक वेबसाइट का लेआउट का पेज आपको मिल जाएगा बनाया। बेहतर ये कि हम एमपीटी पेज पे क्लिक करें ताकि हम खुद से इसमें काम कर सकें और खुद से हम इसमें एडिशन कर सकें। मैं एमपीटी पेज पे क्लिक करता हूँ और ऐड पे क्लिक कर दे। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एमपीटी पेज पे मैंने क्लिक किया, अब मुझे एमपीटी.cshtml जा रहा है ना। CSHTML तो सही है लेकिन एमपीटी का नाम मुझे अपनी मर्जी से देना होगा। सबसे पहले जो मैं फाइल का नाम दूंगा वो मैं दूंगा इंडेक्स, या फिर मैं डिफ़ॉल्ट दे सकता हूँ। मैं दे देता हूँ डिफ़ॉल्ट, जो कि ASP.NET का या विजुअल स्टूडियो का डायरेक्ट जो स्टाइल है वो रिकमेंडेड स्टाइल वो डिफ़ॉल्ट है। वैसे आमतौर पर इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है। आपने डिफ़ॉल्ट लिखा और आपने ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। ऐड पे आपने क्लिक कर दिया, ये वेबसाइट में आपकी पेज ऐड हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो थी वो ये थी, मैंने शेयर्ड पे क्लिक करके उसके बाद मैंने ऐड पे क्लिक किया था, जो जिसके बाइस मुझे जो फोल्डर में ये फाइल मिली है वो डिफ़ॉल्ट की मुझे शेयर्ड के फोल्डर के अंदर मिली है। इसको मैं पिक करके डायरेक्टली ऑनलाइन उस्ताद में डालता हूँ और ये डायरेक्टली ऑनलाइन उस्ताद में आ जाती है मेरे पास, ठीक है ना। अभी किसी फोल्डर के अंदर नहीं है। ये देखिए बिन फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया हमारे पास, जो कि दरअसल एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, एक पूरा वो एक किस्म की लाइब्रेरी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रेजर अगर आप एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे तो उसमें मौजूद है, हेल्पर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें समझिए एक तरह की लाइब्रेरी मौजूद है आपके पास। और अब आप अगर डिफ़ॉल्ट के अंदर आप रेजर सिंटेक्स वगैरह कॉल करते हैं तो बआसानी आपको अप्लाई हो सकता है जो भी आप इफेक्ट को कॉल करते हैं। अभी इसको जनरली HTML के वे में हम क्रिएट करते हैं, जैसे कि HTML मैंने लिखा और देखिए ऑटोमेटिकली इन्होंने एंडिंग टैग मुझे क्रिएट करके दे दिया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेड, और हेड के अंदर मैं इंटर करके मैं लिखता हूँ इधर टाइटल, ठीक है ना। टाइटल में जैसे कि मैं लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर सैम्पल साइट या प्रोजेक्ट साइट या जो भी आपका दिल चाहे। फिर वक्त हम डमी के तौर पर ही काम करें, प्रोफेशनल अब तक हमने खाली समझने के हद तक काम किया है। सो बाय द वे उसके बाद मैंने लिखा बॉडी का टैग लगा दिया। तमाम टैग्स के इसके मुतालिक इसको नो हाउ है, ठीक है ना। मतलब इधर बॉडी लग सकता है, हेड लग सकता है, इसको लेवल्स का भी अंदाज़ा है। आपने बॉडी टैग लगा दिया और ये ऑटोमेटिकली एंडिंग टैग आपके पास आ गया, ठीक है ना। अब बॉडी के अंदर अब आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप इधर गिवन करेंगे, ठीक है ना। बॉडी के अंदर जैसे कि अब आप लिखते हैं मिसाल के तौर पर कोई आप टैग लगाते हैं, आपने इधर लिख दिया H1 का टैग। H1 देखिए सारे टैग्स आपको दे रही है, कौन कौन से टैग आपके पास मुमकिन है, ये पूरे टैग आपको लिस्ट मिल जाती है। ये बहुत दिलचस्प फैसिलिटी है ब्लॉक कोड की, ऑडियो टैग असाइड। और दिलचस्प बात ये है कि HTML5 के टैग्स आपको यहाँ पे बासानी लगाने के लिए मिल जाते हैं। मार्क का टैग, ETC टैग, फिलहाल मैं लगाता हूँ H1 का टैग सिंपल सा, और उसके बाद मैं इसको एंड करता हूँ। ऑटोमेटिकली एंडिंग टैग मेरे पास आ जाता है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है ना। आपने वेब पेज लिखा और उसके बाद अब मजीद अगर आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं आपने इंटर किया। इंटर करने के बाद आपने नीचे P का टैग लगा दिया और एंडिंग टैग ऑटोमेटिक आ चुका है। और उसके बाद आपने इसमें लिखा कि आई एम जस्ट गेटिंग द ओवरव्यू, ठीक है ना, VEIW जो भी ये स्पेलिंग है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसे क्रिएट किया और सिंपली अब आपको ये रूल पता है कि आपको गूगल क्रोम पे क्लिक करना होगा या फिर आप किसी और ब्राउज़र पे अगर आप देखना चाहते हैं। मैंने गूगल क्रोम पे क्लिक किया, देखिए आइटम सेव्ड, ये एक ब्लू रंग की एक हमारे पास बार है, हमारे पास एक आ गया। बाय द वे आउटपुट अब तक खाली है हमारे पास। मैं गूगल क्रोम पे क्लिक करूंगा, सिंगल फाइल मेरे पास सिर्फ मौजूद है, आपको पता है
बाकी देखें पैकेजेस की और ये वेब की खुद ब खुद कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। बाकी इन फोल्डर्स में अब तक कुछ भी नहीं है, ये ना भी बनाता तो फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट चलता। मैंने क्लिक किया गूगल क्रोम के ऊपर, देन आप इधर देख सकते हैं आउटपुट शुरू हो गया मेरे पास, ऑनलाइन उस्ताद कॉन्फ़िगरेशन डिबगिंग एनी CPU समथिंग लाइक दैट, देखें रेडी, और ये मुझे पहुंचा दिया पेज में। अब आप देख सकते हैं, देखिए प्रोजेक्ट साइट लिखा हुआ ऊपर और नीचे लिखा हुआ है कि लोकल होस्ट जो हमारी फाइल का एड्रेस था वो इधर इस तरीके से शो हो चुका है। इस पर हम काम करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। default.cshtml के नाम से ये फाइल जो फाइल थी वो ओपन हो गई है। दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम जस्ट गेटिंग द ओवरव्यू। लेकिन खास चीज़ अगर आप इस एरो पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारे पास ISS एक्सप्रेस जो कि लॉन्च हो चुका है, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑन उस्ताद अगर आप स्टॉप कर देंगे तो उसके बाद ये साइट स्टॉप हो जाएगी और ये नहीं चलेगी, ठीक है ना। फिर आप इसको अभी आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको रिजल्ट दोबारा मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपने इसको ब्लॉक कर दिया तो ये इसका रिजल्ट आपको दोबारा नहीं मिलता। इस तरीके से अब आप एक इम्परी टेम्पलेट को सामने रखते हुए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। और आई होप कि अब तक आप CSHTML के एक्सटेंशन से वाकिफ़ हो चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सटेंशंस के हवाले से तफसीलन बात करूंगा ताकि आप एक्सटेंशन को अच्छी तरीके से समझ सकें। फिर वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, इस लेसन में बस यहीं तक होगा, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।